मैं तेरे इश्क में एक दिन ये दुनिया छोड़ जाऊंगा, मुझे दिल में जगह दे तू, मैं तुझ पे जान लुटाऊंगा। मिटा सकता हूँ खुद को मैं मगर दिल की किताबों से, बता तेरी हंसी तस्वीर को कैसे मिटाऊंगा, बता तेरी हंसी तस्वीर को कैसे मिटाऊंगा। आपने सवाल अच्छा किया है कि शायर रंगीन मिजाज होता है, तो अक्सर होते हैं और सब शायर किसी न किसी तरह से होना ही चाहिए। आप जब तक रंगीन मिजाज नहीं होइएगा तब तक आप शायरी नहीं कर सकते हैं। है ख़ता क्या मेरी ये बता दीजिए, फिर जो चाहे मुझे वो सज़ा दीजिए, दूरियां ये मोहब्बत में अच्छी नहीं, फासले दरमियां से मिटा दीजिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की लड़ाई ये छोटी लड़ाई नहीं, हम तमाम लोगों की लड़ाई है। और आप लोग भी, ये कुछ चाटुकार पत्रकार जो है उनका, वो अगर पीछे से हवा भी छोड़ दे तो उसको न्यूज़ चलाता है। वो और अरे आप नहीं देख रहे हैं, कुछ पत्रकार हैं ना आपके, यूट्यूबर भी हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भी लोग हैं, अगर जायसवाल साहब हवा भी पीछे से छोड़ दे तो उसको न्यूज़ बना देते हैं वो लोग। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इतना बड़ा मुद्दा है लेकिन उनकी बात नहीं करते हैं। गिरिराज सिंह के बारे में जिसको बात करते हैं वो बोलता नहीं, वो हकता है मुंह से, वो बोलता नहीं। सीमांचल का सबसे बड़ा दुश्मन, मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन अगर बिहार में है तो दो नेता है, अश्वनी चौबे और गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह को इतना गंभीरता से बिहार की जनता नहीं लेती है, मैं तो बिल्कुल भी नहीं लेता हूं। गिरिराज सिंह कालू चौक आया था, गिरिराज सिंह ने क्या कहा कि किशनगंज में, सीमांचल में हिंदू मुस्लिम की बेटियों की इज्जत महफूज नहीं। एक मिनिस्टर होकर के, एक बिहार का इतना बड़ा लीडर होकर के क्या भांग पी करके बात करता है वो। और बोला कि हनुमान चालीसा नहीं पढ़ पाते हैं वहां के लोग। हमारे यहाँ के सैकड़ों हिंदू भाइयों ने हनुमान चालीसा पढ़ करके हैशटैग चलाया, उनको टैग किया और उनके नंबर पे वीडियो भेजा। ये सीमांचल की है सच्ची कहानी, सुनाता हूँ मैं आंसुओं की जुबानी। अगर कोई मरता है गाँव का बंदा, न दे पा रहा है जवां कोई कंधा। अगर कोई पड़ता है बीमार लोगों, वो दरिया को कैसे करे पार लोगों। वहाँ हमलाओ रत मर रही है, ये जालिम हुकूमत न कुछ कर रही है। नहीं कोई सड़कें, नहीं कोई पुल है, जिधर देखता हूँ तो बिजली भी गुल है। यही दुख भरी है यहाँ की कहानी, ये सीमांचल की है सच्ची कहानी। कि अभी शादी करके मैं दुल्हन को लाया, सही से न ससुराल को देख पाया। मेहंदी की लाली न फीकी हुई है, मेरी बीवी मुझसे ये कहने लगी है, मैं रहने न पाऊंगी तेरे बिना अब, मैं जीने न पाऊंगी तेरे बिना अब। शौहर बोलता है कि गरीबी मुझे घर में रहने न देती, कभी चैन से मुझको सोने न देती। खुदाया अता कर हंसी जिंदगानी, ये सीमांचल की है सच्ची कहानी। उन लोगों के लिए कफन दिया गया है जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का दुश्मन होगा, जो हमारे बच्चों के तालीम का दुश्मन होगा, उसके पास जाकर के हम सम्मान होंगे, उसके पास जाकर के हम जाकर के शॉल और बैग और कंबल लेंगे। ये हमारे किशनगंज की जनता के लिए मुंह पे एक बड़ा तमाचा है। आपकी बात केडीवी लाइव के साथ आज हमारे बीच खास मेहमान है, एक ऐसे मेहमान जो किसी नाम के मोहताज नहीं है, जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। सीमांचल का ही नहीं बल्कि पूरे बिहार का बच्चा बच्चा जिन्हें जानता है, अब पूरे भारतवर्ष में उनकी पहचान होने लगी है। मेरी मुराद बड़े भाई जनाब शायर तबरेज हाशमी साहब से हैं। हम सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं, मुबारकबाद, खैर मकदम देते हैं कि आप हमारे चैनल में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपकी पूरी टीम का कि केडीवी में आप लोगों ने मुझे बुलाया
और आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके व्यूवर्स का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और बहुत अच्छा चल रहा है आपका चैनल माशाल्लाह, इनके लिए भी मुबारकबाद पेश करता हूँ आपको। बहुत सारे ऐसे सवाल है जो आज आपसे होना है यहाँ पर। पहला सवाल हम आपसे ये करना चाहेंगे कि शायरी की दुनिया में कदम रखने से पहले जी आप दूसरा कौन सी चीज़ थे जो जिसमें आप इन्वॉल्व थे? जाहिर सी बात है, मैं मदरसे से तालीम पाया हूँ, बुनियादी तालीम मेरा दीनियात है। दारुल उलूम बहादुरगंज से पहले मैं अपने गांव का मदरसा जो मदरसा रईसुल उलूम है उसमें तालीम हासिल किया और अपने वालिद मोहतरम अपने चचा मौलाना हनीफ़ साहब महमूद हाशमी साहब से तालीम हासिल किया, बुनियादी तालीम। उसके बाद मदरसा रईसुल उलूम, फिर उसके बाद दारुल उलूम बहादुरगंज आया। तो दारुल उलूम बहादुरगंज में मैं कुरान को पूरा मुकम्मल हिफ्ज़ किया और मेरा नाम उस वक्त होने लगा जब मैं कुरान शरीफ को एक बैठक में दारुल उलूम में सुनाया। पूरे कुरान शरीफ को एक बार में मैंने सुनाया। उसके बाद मैं शबीना तरावी 7 साल सुनाया अपने इलाके में कई मसाजिदों में। तो उससे लोग बहुत एहतराम की निगाह से, लेकिन ये है कि शायरी हम नहीं करते थे उस वक्त, लेकिन नात पढ़ते थे। नात शरीफ वगैरह जलसों में और अंजुमन वगैरह जो हमारे यहाँ पे मदारिस में हुआ करता था उन चीज़ों में। लेकिन 2002 में एक जलसा हुआ बीरनिया में, हमारे गांव में दूसरे टोला में। मरहूम ताहिर वकील साहब के इंतकाल के बाद नई कमेटी बनी थी, मास्टर अलाउद्दीन साहब और एडवोकेट अजमल वगैरह लोग सब लोगों ने मदरसे का जलसा किया। तो उसमें मैं नात शरीफ पढ़ा और बहुत अच्छा लगा। फिर मैं चला गया आला तालीम के लिए, फिर इलाहाबाद पढ़ने के लिए। इलाहाबाद से मैं वहाँ जा कर के पढ़ाई किया। उसके बाद जब फिर मैं दिल्ली में दरस व तदरीस का तालीम देने लगा, उसके बाद फिर मैं 2004-05 में जब मैं घर आया तो 6 में एक चुनाव था, पंचायती चुनाव। उसमें आवाज़ अच्छी थी मेरी और मैं भाषण बहुत अच्छा देता था। तो फैयाज़ चेयरमैन जो थे उस वक्त, मतलब ज़िला परिषद के चुनाव लड़ रहे थे उस वक्त के, वो प्रमुख हुआ करते थे। तो मैं भाषण दिया तो उसमें अशार वगैरह में बोलता था बीच बीच में। तो मुझे हाजी आबिद साहब और मौलाना राहत साहब देखा कि इस लड़के में शायरी है। तो उन लोगों ने मुझसे कहा कि कुछ लिखते पढ़ते भी हो कि सिर्फ ऐसे ही मतलब दूसरों का ही गाते हो? तो मैंने कहा कि मैंने कुछ कोशिशें की है। मतलब वो चीज़ मैंने उन लोगों को सुनाया कि समिति बनाए थे, प्रमुख बना था, परिषद बनाओ भाई, चेयरमैन बनेगा। इस तरह से मुझे काफिया रदीफ़ की थोड़ी बहुत तमीज़ हुआ करती थी उस वक्त। लेकिन शायरी में बहर का जो बात होती है, जो औज़ान होते हैं शायरी में, वो चीज़ का मुझे इतना ज्ञान नहीं था। तो हाजी आबिद साहब जो कॉलेज चौक के हैं, वो मुसल्लगा मदरसा के टीचर हैं, वो मुझे साथ में लेके गए बैगना में मेरे एक दोस्त शायर हुआ करते हैं, मुबीन अख्तर उमंग साहब, उनसे मिलाए। बहादुरगंज के जहांगीर आलम नायाब से मिलाए। और वो लोग भी जवान शायर थे, तो मेरे साथ उठना बैठना होता था उन लोगों का, और उन लोगों से मैं सीखता था कि बहर क्या चीज़ है। फिर मुझे उन लोगों ने सिखाया फ़ौल उनका ऐसा है, फ़ाइल उनका ऐसा है। चलिए, मैंने बहुत सारे लोग थे जिसको फिर मैं शायरी में कदम रखा और फिर मुशायरा में पढ़ता रहा छोटा मोटा। और उस वक्त हज़रत मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद यहया साहब हयात से हुआ करते थे बैगना के। वो हम मेरे नाना हुआ करते थे, वो मुझे नाती बोलते थे। रिश्तों में किसी हवाले से वो मुझे बोलते थे कि तुम मेरे नाती होते हो। तो मुझे अक्सर चिढ़ाते थे कि तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, तुम शायरी करो और इश्किया शायरी करो। तुमको अभी शायरी करना है इश्किया, और पहचान बनेगी इंशाअल्लाह। फिर ग़ुलाम मोहम्मद यहया साहब का इंतकाल हो गया, अल्लाह जन्नत दे उनको। 2010 में मैं बड़ा मुशायरा पढ़ा मरवाड़ी कॉलेज में। जनाब शाहिद यूसुफ़ी साहब बड़े शायर हुआ करते थे हमारे सीमांचल के, जो पूरे हिंदुस्तान लेवल पे उस्ताद शायर थे। वो उन्होंने कहा कि ये लड़का अच्छा पढ़ता है, तो वो सोचा शायद कि इसमें है शायरी, तो वो मुझे दावत दिए और मैं बहुत अच्छा कामयाब हुआ इस मुशायरे में। बड़े चोटी के शायर। उसके बाद फिर आप यूं ही जब आगे बढ़ते गए तो रफ्ता पीछे मुड़ के आपने नहीं देखा। सबसे पहला वो शायरी जिसे आपने लिखा होगा, चूँकि शुरुआत जो होता है वो एक आखिर और एक शुरुआत आदमी नहीं भूल सकता है। वो पहला शायरी जिसे आपने लिखा था, मैं जो हर मुशायरों में अक्सर पढ़ता हूँ, मैं तेरे इश्क में एक दिन ये दुनिया छोड़ जाऊँगा, मुझे दिल में जगह दे तू, मैं तुझ पे जाल उठाऊंगा, मिटा सकता हूँ खुद को मैं मगर दिल की किताबों से। हम चाहेंगे थोड़ा सा इसको लय में बोल दिया जाए, कैसे मिटाऊंगा, थोड़ा सा इसको लय में बोल दिया जाए, चूँकि माहौल बड़ा संगीन चल रहा था। हम चाहेंगे कि एक दो शेर सुना देता हूँ। नहीं, उसी को जिसे आप बोल रहे हैं, चूँकि मैं तेरे इश्क में एक दिन ये दुनिया छोड़ जाऊंगा, मैं तेरे इश्क में एक दिन ये दुनिया छोड़ जाऊंगा, मुझे दिल में जगह दे तू, मैं तुझ पे जान लुटाऊंगा, मुझे दिल में जगह दे तू, मैं तुझ पे जान लुटाऊंगा, मिटा सकता हूँ खुद को मैं
मिटा सकता हूँ खुद को मैं मगर दिल की किताबों से, बता तेरी हंसी तस्वीर को कैसे मिटाऊंगा, बता तेरी हंसी तस्वीर को कैसे मिटाऊंगा। और एक शेर इसमें जो मक्ता का शेर है वो बहुत प्यारा शेर है कि दिया है हौसला तबरेज, दिया है हौसला तबरेज जिसके प्यार ने मुझको, दिया है हौसला तबरेज जिसके प्यार ने मुझको, इशारा वो अगर कर दे तो तारे तोड़ लाऊंगा, इशारा वो अगर कर दे तो तारे तोड़ लाऊंगा। बहुत बेहतर तरीके से जब आप कह रहे थे इशारा हुआ अगर कर दे, तो आपके चेहरे की रौनक कुछ ज़्यादा ही वो थी, उस वो से मुराद ना मतलब होता है लोग शायरी जब आप करते हैं ना तो किसी को जहन में लेकर के करते हैं, और जब इश्किया शायरी होती है तो आप चाहे अपनी महबूबा या किसी चीज़ पर जिससे आपको ज़्यादा आप कहना चाहते हैं कि मुझे इस चीज़ पर कहना है, एक टॉपिक होता है ना किसी चीज़ का भी, तो मैं यहाँ आप शायरी समझ गए होंगे कि एक बहुत बेहतर आवाज़, एक सुरीली आवाज़ और बहुत बेहतर कद, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो तबरेज़ हाशमी पे मरते होंगे। उनमें से कुछ ऐसे लोग भी होंगे, हर किसी की ज़िंदगी में होते हैं, जो एक याद बनकर रह जाती है, जिससे चाहो भुलाना तो वो भुला नहीं सकता है। कुछ लोग अगर आपकी ज़िंदगी में हो जो आज नाम लेना चाहे तो अगर मुनासिब लगे तो। मैं शाहिद यूसुफ़ी साहब को बहुत मिस करता हूँ। शाहिद यूसुफ़ी साहब जब मैं उनके साथ हिंदुस्तान के कई बड़े शहरों में मुशायरा पढ़ा, रायपुर पढ़ा, कलकत्ता पढ़ा, और शाहिद साहब जब पढ़ते थे स्टेज पे ना तो ऐसा लगता था, रश्क करते थे कि काश ऐसी आवाज़ में मेरी भी सोज़ हो और दुनिया मुझे भी पसंद करे, और उनके साथ मुशायरा पढ़ना मैं आज तक नहीं भूल पाता। इनके अलावा भी कुछ लोग और होते हैं जो होते हैं जिन्हें हम बहुत ही शिद्दत से याद करते हैं या हमारी ज़िंदगी बहुत ख़ास होते हैं। मैं समझ सकते हैं कि मैं किस और बात कर रहा हूँ। हाँ मतलब है, जुड़ी हुई है माशाल्लाह, वो यादें जुड़ी हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। तबरेज़ हाशमी के बारे में कहा जाता है कि काफ़ी खुश मिजाज हैं और शायर अक्सर रंगीन मिजाज होते हैं, काफ़ी बहुत सारे गर्लफ्रेंड इत्यादि सारी चीज़ें, तो कुछ ऐसे लोग काफ़ी सारी गर्लफ्रेंड नहीं है और नहीं गर्लफ्रेंड को काट देना नहीं काटिए मत, काहे कटिंग कीजिएगा, आप कटिंग मत कीजिए। इस बात को वाज़े तौर पर मैं वाज़े करता हूँ। आपने सवाल अच्छा किया है कि शायर रंगीन मिजाज होता है, तो अक्सर होते हैं और सब शायर किसी न किसी तरह से होना ही चाहिए। आप जब तक रंगीन मिजाज नहीं होइएगा तब तक आप शायरी नहीं कर सकते हैं। सुनी सुनाई एक बात है, सच्चाई का मुझे नहीं पता कि बहुत सारी ऐसी शायरा थी जो आप पे जान लुटाने की चाहत रखती थी, कईयों का दिल तोड़ा। मुझे आज तक नहीं पता कि कोई शायरा मुझ पे मरती है या ऐसी कोई बात नहीं है। खता क्या मेरी ये बता दीजिए, फिर जो चाहे मुझे वो सज़ा दीजिए, दूरियां ये मोहब्बत में अच्छी नहीं, फासले दरमियाँ से मिटा दीजिए। चलिए अब हम क्षेत्रीय मुद्दों पर आना चाहेंगे। तालीम को लेकर हमारा किशनगंज काफ़ी पिछड़ा हुआ है, चाहे हम सरकारी स्कूलों की बात करें या अभिभावकों की बात करें। शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसके बिना इंसान आगे नहीं बढ़ सकता है। तालीम के मयार को कैसे बढ़ाया जाए, तालीम के ग्राफ कैसे बढ़े सीमांचल में, इसके लिए क्या कुछ की जानी चाहिए? जाहिर सी बात है, तालीम के लिए सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रखे हैं। स्कूलों को देख लीजिए, स्कूलों की हालत देख लीजिए, बहुत अच्छे हैं। टीचर अभी हमारे स्कूलों में कम है, और बिलखुसूस मैं उर्दू से आता हूं तो उर्दू असातिज़ा की बहाली नहीं हो पा रही है अभी। लेकिन यह है कि तालीमी मेयार को बढ़ाने के लिए हम तमाम असातिज़ा को और बिलखुसूस गार्जियनों को अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों से जोड़ना चाहिए, बच्चों को पढ़ाना चाहिए। एजुकेशन नहीं है आपके अंदर तो बिल्कुल आप अंधेरे में हैं। एजुकेशन एक रोशनी है। आप अगर जब तालीम हासिल करते हैं, एक पढ़ा लिखा इंसान जब किसी समाज में रहता है तो समाज में एक अच्छा पैगाम जाता है, और समाज के लिए अच्छा काम करने के लिए आपको एजुकेशन हासिल करना होगा। और मेयार बढ़ाने के लिए, तालीम का मेयार बढ़ाने के लिए गार्जियनों को भी आगे आना होगा कि बच्चों को वक्त से स्कूल भेजें और उन पर मोबाइल से ज़्यादा जुड़ने मत दीजिए, और अच्छे मतलब मुताला हो। घर में बच्चे जाए तो रात में आप पूछिए बच्चों को कि स्कूल से जो पढ़ के आए हो तो आज क्या टीचर ने पढ़ाया है। गार्जियनों की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए। हम स्कूलों या असातिज़ा को या किसी को बदनाम नहीं कर सकते, बच्चों को भी बिलखुसूस रुचि दिखाना पड़ेगा पढ़ने के लिए। और यहाँ तक कि तालीम को आगे बढ़ाने के लिए हम जैसे लोगों को आगे बढ़ के आना होगा, और कहीं भी सेमिनार हो या कोई मुशायरा हो या जलसा हो, तालीम पे गुफ्तगू होनी चाहिए। एक फायक मासूम साहब है सताल के, मैंने आपसे आने से पहले उससे बात हो रही थी, मैंने आपके बारे में कहा, तो उन्होंने कहा कि एक सवाल उन्हें पूछा जाए, और मैंने कहा कि आपका नाम लेकर ही पूछूंगा। तो उन्होंने कहा कि पहले मेरे बारे में पूछेगा, अगर वो मुझे जानते हैं तो मेरा नाम लीजिएगा, नहीं तो नहीं लीजिएगा। मैं फायक को मैं जानता हूँ, छोटा। तो उन्होंने कहा था कि अब तक तालीम के लिए यहाँ के बच्चे पढ़े
यहाँ के बच्चों में तालीम के लिए बेदारी आई, इसके लिए तबरेज़ हाशमी ने क्या किया है? तबरेज़ हाशमी शुरू से ही, मैं तो पहले टीचर ही रहा हूँ, मदरसा चलाया हूँ और एजुकेशन से मैं जुड़ा हुआ आदमी हूँ। और आज भी आप देखते होंगे कि मैं किसी भी स्कूल का प्रोग्राम हो या कोई जलसा हो या मुशायरा हो, मैं तालीम का पैगाम ज़रूर देता हूँ आवाम के लिए। और ये कोशिश रहती है, एक आदमी क्या कर सकता है। और मैं ख़ुद की मसरूफियात में रह कर के भी जहाँ भी किसी भी प्रोग्राम में जाता हूँ, तालीम के बारे में ज़रूर गुफ्तगू करता हूँ। फाइक साहब, हम एमयू के बारे में आना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले एक आपका दोस्त जो शेर है वो काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था। एक सीमांचल के लिए आपने यहाँ के हालातों को लेकर गाया था, और दूसरा एक हेलीकॉप्टर वाला कोई शेर था आपका। ये दोनों काफ़ी बहुत ज़्यादा अब तक सीमांचल में ऐसा कोई वायरल नहीं हुआ है जो वो दोनों हुए थे। एक सीमांचल के हालात को लेकर था, बार इत्यादि कुछ मैं भूल रहा हूँ, और एक हेलीकॉप्टर को लेकर था। मैं चाहूँगा कि वो हेलीकॉप्टर को रहने दीजिए, वो टाइम गुजर गया और वो चला गया। वो एक ये था कि उस वक्त एक चुनाव मुद्दा था, क्योंकि मैं विधानसभा लड़ने की कोशिश में था। जदयू से मुझे कुछ लोगों ने ऑफ़र भी किया था, लेकिन बिलफर्ज वो जदयू को ये सीट नहीं दिया गया, तो हम मायूस हुए उसमें। और रहा सीमांचल वाली नज़्म, तो सीमांचल वाली नज़्म वाकई में मैं जलसों में भी जाता हूँ तो लोग फरमाइश करते हैं। मैं चाहूँगा कि लास्ट में उसे आप गा कर मैं उसको ज़रूर पढ़ूंगा, उसको ज़रूर पढ़ूंगा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए राम मंदिर एक मुद्दा था जी, और उसे बहुत दिनों तक भुनाया, और आखिर में जब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मजबूत हावी हो गई, उसके बाद जाकर उस पर कार्य भी किया। उसी तरह सीमांचल के नेताओं के लिए टू जेड एमयू एक मुद्दा है, एक राजनीतिक मुद्दा है। आपके दृष्टिकोण से एमयू क्यों नहीं बन रहा है? कौन सी दिक्कत है? क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर के? एमयू सिर्फ मतलब नेताओं के लिए मुद्दा नहीं है, एमयू हम पूरे समाज के लिए मुद्दा है, पूरे सीमांचल वासियों के लिए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब के लिए ये मुद्दा है। एमयू की लड़ाई हमारे नेता सही तरीके से लड़ नहीं पा रहे हैं, और एमयू के लिए एक आदमी को जिम्मेदार ठहराया जाता है कि जो एमयू का दुश्मन है। तो जब इस समाज के लोग जिनको वोट करते हैं, वो जनप्रतिनिधि जब जाकर के उनको वोट दे देते हैं और वो जाकर के एमएलसी बन जाता है जो एमयू का दुश्मन है, तो मैं इस समाज के तमाम उन जनप्रतिनिधियों से और तमाम आवाम से गुजारिश करूंगा कि इन जिन प्रतिनिधियों को जिनको आपने जिताया है, चाहे वो मेंबर हों, समिति हो, मुखिया हों, उन लोगों से आप लोग उन लोगों को पकड़िए जो लोग जाकर के अभी शॉल पहने थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो नहीं गए उस प्रोग्राम में, और कुछ लोग ऐसे थे इतना खुश होकर के जैसे जा रहे थे, जैसे लगता है कि जब वो दूल्हा बने थे इतना खुश नहीं था। उनके अब्बा जब उनको पगड़ी पहना रहे थे इतना खुश नहीं था जितना वो शॉल दे रहे थे उनको, इतना खुश नज़र आ रहे थे। तो ऐसे लोगों से मैं कहूँगा कि अपने ज़मीर को थोड़ा झंझोड़ो और आगे आओ, और वोट दिए हो ना, जिताया हो ना जाकर के, तो उनसे जाकर के बात करो। सब लोग जाकर के मेमोरेंडम दो और जाकर के ये बात करो आप लोग कि चलो एमयू के लिए हम लोग प्रधानमंत्री से भी मिलने के लिए तैयार हैं, एजुकेशन मिनिस्टर से भी मिलने के लिए तैयार हैं, और सब लोग जाने के लिए तैयार हैं। खुदा की कसम 126 पंचायत के जितने लोग हैं वो सब मेंबर और सब समिति मुखिया अगर जाने के लिए अगर दिलीप जायसवाल को तैयार कर लेते हैं तो सबका टिकट राजधानी से आने जाने का और वहाँ का होटल का खर्चा मैं और हमारी टीम और किशनगंज एजुकेशन मूवमेंट उठाएगा इंशाअल्लाह ताला। आप लोग चलिए और जाकर के बात कीजिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की लड़ाई ये छोटी लड़ाई नहीं, हम तमाम लोगों की लड़ाई है। और आप लोग भी, ये कुछ चाटुकार पत्रकार जो है उनका, वो अगर पीछे से हवा भी छोड़ दे तो उसको न्यूज़ चलाता है। वो और अरे आप नहीं देख रहे हैं, कुछ पत्रकार है ना आपके, यूट्यूबर भी हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भी लोग हैं। अगर जायसवाल साहब हवा भी पीछे से छोड़ दे तो उसको न्यूज़ बना देते हैं वो लोग। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इतना बड़ा मुद्दा है लेकिन उनकी बात नहीं करते हैं। जायसवाल साहब के बारे में एक बात कहा जाता है कि उनके जो अस्पताल है लोगों का फ्री इलाज करते हैं और एक अच्छे इंसान के रूप में माना जाता है। एक वाक़या आपको बताना चाहूँगा, जब गिरिराज जैसे लोग कदम रखते हैं, वो अपने परिसर में जो अस्पताल है उस कदम रखने देता, उल्टे पाँव जाना पड़ता है। एक मैसेज दिया जायसवाल जी ने कि गिरिराज अलग चीज़ है, जायसवाल जी अलग चीज़, तभी तो प्रतिनिधि वोट करते हैं, कुछ तो अच्छाई होगी उनके अंदर। सिरे से देखिए आप बता रहे हैं, सबसे बड़ा हॉस्पिटल आपका यहाँ पर कौन सा है? एमजीएम मेडिकल कॉलेज है। एमजीएम मेडिकल कॉलेज को सरकार फंड देती है, आप पर वो एहसान नहीं कर रहे हैं, आप जाकर के उनके पास एहसान करते हैं। आप वहाँ जब इलाज करने के लिए जाते हैं और आप जब इलाज दूसरा कोई ऑप्शन भी तो नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, दूसरा तो कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन खड़ा करना पड़ेगा आपको। कौन करेंगे? इसलिए तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को रोका जा रहा है। आपके सिर्फ एक जायसवाल पर सवाल क्यों किया जा रहा है? सांसद भी मेहनत कर रहे हैं, नाकाम साबित हो रहे हैं। मुश्किल जब भी आन पड़े तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। एक सांसद जाकर के चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। सरकार, ये जो गोंगी बहरी सरकार है, एजुकेशन की दुश्मन सरकार है, ये आपकी बात नहीं सुनेगी। आपको देखिए हिकमत से काम लेना पड़ेगा। जब हमें वोट देने की बारी आती है, गिरिराज सिंह की बात करते, गिरिराज सिंह को कदम रखने नहीं दिया। मैं दिलीप जायसवाल से मुखालिफत नहीं करता, मैं दिलीप जायसवाल को व्यक्तिगत जानता हूँ, वो मुझे एकदम छोटा भाई की तरह मानते हैं। मैं दिलीप जायसवाल को लोग जिम्मेदार मानते हैं ना, यहाँ के सारे लीडर मानते हैं उनको जिम्मेदार कि वो दुश्मन है। तो सारे जनप्रतिनिधि जाएं, उनसे बात करें। आप उनको क्यों नहीं पकड़ते?
आप उनको पकड़िएगा ना भाई, जाइएगा ना, उनको कहिएगा ना, तीनों जिला के लोग उनको वोट दिए ना भाई, तीनों जिला के जनप्रतिनिधि जब उनको पकड़ेंगे तो वो हिल नहीं पाएगा, जाना चाहिए, और यहां से वो बाहर नहीं जाएंगे। और सुनिए, गिरिराज सिंह के बारे में जिसको बात करते हैं वो बोलता नहीं, वो हकता है मुंह से, वो बोलता नहीं। सीमांचल का सबसे बड़ा दुश्मन, मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन अगर बिहार में है तो दो नेता है, अश्वनी चौबे और गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह को इतना गंभीरता से बिहार की जनता नहीं लेती है, मैं तो बिल्कुल भी नहीं लेता हूं। गिरिराज सिंह कालू चौक आया था, गिरिराज सिंह ने क्या कहा कि किशनगंज में, सीमांचल में हिंदू मुस्लिम की बेटियों की इज्जत महफूज नहीं। एक मिनिस्टर होकर के, एक बिहार का इतना बड़ा लीडर होकर के क्या भांग पी करके बात करता है वो। और बोला कि हनुमान चालीसा नहीं पढ़ पाते हैं वहां के लोग। हमारे यहाँ के सैकड़ों हिंदू भाइयों ने हनुमान चालीसा पढ़ करके हैशटैग चलाया, उनको टैग किया और उनके नंबर पे वीडियो भेजा। मिसाल है पिंटू चौधरी जो मुखिया है बिशनपुर पंचायत का, वो हनुमान चालीसा पढ़ करके और सैकड़ों हिंदू भाइयों के साथ। आज भी हमारे गांव में, आप तो खुद हो पत्रकार हो, आप जाते हो, कहीं जग होता है, कहीं भी कोई अष्टजम होता है तो हम लोग जाते हैं और उस पूजा में शामिल होते हैं और हम लोग प्रसाद भी खाते हैं। हमारे यहाँ भी जलसा जुलूस में ये दिलीप जायसवाल साहब भी चंदा देते हैं और लीडर भी चंदा देते हैं। किसी अगर पंचायत का हमारे हिंदू भाई मुखिया है तो क्या वो जलसे में मदद नहीं करते हैं? करते हैं। इस बात को आप झुठला नहीं सकते हैं। तब मैंने कहा था ये गिरिराज सिंह को कि आओ सीमांचल की ज़मीन में, तुमको मैं ले जा करके दिखाऊंगा एक एक बस्ती में कि हमारे यहाँ पर हिंदू मुसलमान हम लोग इस तरह से मिल करके रहते हैं कि अगर किसी हिंदू के घर में किसी की मौत होती है, गरचे हम मुसलमान भाई जलाने में शामिल हो या ना हो, लेकिन मरगट के किनारे खड़े होकर, और इसी तरह से कोई मुसलमान के घर में किसी की मौत होती है, गरचे ये हिंदू भाई जनाजे की नमाज में शामिल हो या ना हो, लेकिन कब्रिस्तान के किनारे। हम आपको रोकना चाहेंगे कि जब भी हमने वोट दिया, सीमांचल के अवाम ने जब भी वोट दिया, या तो हमने राष्ट्रीय जनता दल को दिया या नहीं तो हमने कांग्रेस को दिया। वोट देने के वक्त हम राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस से बात करते हैं और सवाल भारतीय जनता पार्टी से करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमारे हक के लिए कांग्रेस को लड़ना चाहिए, हमारे हक के लिए राष्ट्रीय जनता दल को लड़ना चाहिए। आप सुनिए मेरी बात, विपक्ष की भी एक जिम्मेदारी होती है। अभी हुकूमत महागठबंधन की है तो सवाल आपको महागठबंधन से करना होगा। 10 साल तक सरकार कांग्रेस की थी, कुछ सालों तक जब जमीन दिया गया था कांग्रेस की भी सरकार थी। अगर कांग्रेस ईमानदार होती, अख्तुल इमान साहब ने एक बयान दिया था कि कांग्रेस भी बहुत ज़्यादा ईमानदार नहीं रही, अगर वो भी ईमानदार होती तो दे सकते थे फंड। नहीं, कांग्रेस ने आकर के मोहतरमा सोनिया गांधी ने आकर के उद्घाटन किया। उस वक्त हमारे एमपी हुआ करते थे हजरत मौलाना असारुल्लाह कासमी साहब, और उसने कुछ फंड भी दिया, कुछ पैसे दिए ना। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जब से हुकूमत में आई, आपको पैसा मिला। जमीन तो नीतीश कुमार ने दे दिया आपको, एक बाउंड में साइन करा करके जमीन एक जगह दिया। आप नीतीश कुमार को इसका दोषी नहीं मान सकते। 3 ऐसे चेहरे हैं किशनगंज में जो हमारे गार्जियन है, हमारी लीडरशिप है और बड़े पैमाने पर उनका नाम है। मैं नाम लेना चाहूँगा डॉक्टर जावेद साहब जो कि हमारे सांसद है, अख्तुल इमान साहब जो कि अमूर के विधायक, मजलिस इत्तेहादुल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, मास्टर मुजाहिद आलम जो कि पूर्व विधायक हैं कोचाधामन से, और जनता दल यूनाइटेड के उपाध्यक्ष हैं। तीनों लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं और केडीबी लाइव के इसी चैनल से मैंने बात किया था कि तीनों एक साथ आ जाइए, जगह मैं तय करता हूं और जो अखराजात आएंगे मैं तैयार हूं। आप तीनों सिर्फ एक दिन बैठ जाइए सिर्फ एमयू के लिए। तो मास्टर मुजाहिद ने लिख कर दिया था कि मैं तैयार हूं। और डॉक्टर जावेद साहब के बारे में तो मैं कह भी नहीं सकता हूं, चूँकि उनके किसी लोग शायद हमारे चैनल को देखते भी नहीं होंगे। और अख्तर साहब से हमने बात की थी, उन्हें बुलाया था, तो 3 बार सवाल किया गया और तीनों बार उसे घुमा दिया गया। और देखिए मेरी बात सुनिए, क्या जब एक साथ नहीं बैठ सकते? किशनगंज एजुकेशन मूवमेंट में हम लोग बहुत सारे लोग थे, जिसमें वसीकुर रहमान साहब हमारे सदर हुआ करते थे, उस वक्त गुलाम शाहिद साहब भी थे और बहुत सारे लोग, जितने गणमान्य लोग थे, पढ़े लिखे लोग उस वक्त की लड़ाई में, अख्तरुल इमान साहब भी थे, मौलाना असारुल्लाह कासमी साहब भी थे। उस वक्त जेडीयू भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में थी और ये लोग बात नहीं करना चाहते थे, लेकिन आप पर्दे के पीछे मुजाहिद साहब ने भी मेहनत करी है ज़मीन दिलवाने में, उस वक्त के सैयद महमूद अशरफ साहब भी, ये लोग जाकर के सरकार से बात किए। ये जो आंदोलन हुआ, आंदोलन को देख करके सरकार भी डरी और यहाँ के लोकल लीडर भी डरे, लोकल लीडर भी डरे और डर करके जाके सरकार से बात किया और ज़मीन मिल गई। ज़मीन मिलने के बाद अब ये लोग देखिए, आप 3 आदमी की बात जो करते हैं, ये तीनों एमपी का चेहरा है, तीनों एमपी लड़ना चाहते हैं। 1-2 तो लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं, हार चुके हैं, और मास्टर मुजाहिद साहब भी लड़ना चाहते हैं। आपने देखा कि सांसद जब संसद में बोले, आपके सांसद जावेद साहब, हमारे सांसद, उनकी बात को टाल दी गई। लेकिन पटना में रहने के बावजूद मास्टर मुजाहिद साहब भी गए, कुछ लोगों से जाकर के मिले, मेमोरेंडम दिए, और अलीगढ़ के लिए इमरान प्रतापगढ़ी साहब से भी मिले थे। मुझे इमरान भाई बता रहे थे, अभी हमें मिला था अभी 27 तारीख को, वो भी बता रहे थे कि मुजाहिद साहब ने हमको फाइल दिया है और अगले सत्र में मैं बात उठाऊंगा इसको, और जावेद साहब ने भी उठाया। लड़ाई अपने तरीके से सब लड़ रहे हैं,
लेकिन यहाँ ज़मीनी लड़ाई लड़ने के लिए, यहाँ के लोगों को बेदार करने के लिए हमको यहाँ पे सड़कें जाम करनी पड़ेगी। हुकूमत की निगाह तब मेरे तरफ आएगी। ये हुकूमत को मजबूर करने के लिए एक लीडर को तो चुनना पड़ेगा। आप सब कहिएगा कि मैं लीडर बनूंगा, तो लीडर कोई नहीं, आवाम लीडर है इसका। आवाम जिसको चाहे लीडर बना ले। एक लड़ाई की शुरुआत तो हो। यही तो अभी मैं कह रहा हूँ। मैं किशनगंज एजुकेशन मूवमेंट के सदर जनाब वसीकुर रहमान साहब से गुजारिश करूंगा कि इस टीम को फिर से खड़ी की जाए। और आपने बहुत अच्छा किया कि आप वो शाल पहनने के लिए नहीं, कि वो शाल नहीं, किशनगंज की जनता के लिए, और किशनगंज की जनता के मुंह पे एक बड़ा तमाचा, और वो कफन है। जो लोग जाकर के शाल पहने थे जाकर के, उन लोगों के लिए कफन दिया गया है। जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का दुश्मन होगा, जो हमारे बच्चों के तालीम का दुश्मन होगा, उसके पास जाकर के हम सम्मान होंगे, उसके पास जाकर के हम जाकर के शॉल और बैग और कंबल लेंगे। ये हमारे किशनगंज की जनता के लिए मुंह पे एक बड़ा तमाचा है। हम लोगों को बेदार होना पड़ेगा। आप मीडिया वाले आइए, आगे आइए और इस पर बात कीजिए। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की लड़ाई मरते दम तक लड़नी पड़ेगी, तो लड़ेंगे हम लोग। हमारे चैनल से हमने 2 चीज़ों को मिशन लिया है। हर इंटरव्यू में, हर 2 दिन में बात होती है एमयू की। उसके बाद जो हमारे पंचायतों में जो मनरेगा, उसे हमने लुटेरा फंड का नाम दिया। ये 2 चीज़ पे हमारी मुहिम है कि 2 चीज़ पे विशेष मुहिम है। बात आएंगे, वो क्षेत्रीय मुद्दों को हम हटा रहे हैं। इमरान प्रतापगिरी की बात आई, और इमरान प्रतापगिरी से आपकी जो दोस्ती है वो किसी छिपी हुई नहीं है, काफ़ी करीबी माने जाते हैं। इमरान प्रतापगिरी शायरी की दुनिया से राजनीति कन्वर्ट हो गए। क्या तबरेज़ हाशमी भी कुछ इस तरह के सोच लेकर चलता है? जाहिर सी बात है, हर आदमी का एक मकसद होता है। मैं शायरी करता हूँ, जिस दिन लोग मुझे, इमरान को जिस तरह से सीमांचल वालों ने या पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने हीरो बनाया, और सीमांचल की जनता बहुत भोली भाली है, ये मुझसे भी क्या कभी चुनाव लड़ने का मौका मिला? तो मैं तो लड़ना चाह रहा था पिछले दिनों, लेकिन बार बहुत मायूस हो गया। 2025 अभी मैं नहीं सोचता हूँ। अब मैं सोचता हूँ कि जिस मैदान में हूँ उसी मैदान में काम करूँ, और सीमांचल की पूरी आवाम से, बिहार की पूरी आवाम से, जहाँ तक केवीडी लाइव है, मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए सोशल मीडिया के ज़रिए से। और इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि ये तबरेज़ जितना बेबाकी से अपनी बात को रखता है, अगर आप लोग चाह लें तो इनको भी आप लोग असेंबली तक पहुंचा सकते हैं, आप लोग भी इनको लोकसभा तक पहुंचा सकते हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है। आप ही लोग बनाते हैं, जिनको चाहे हीरो बना दे, जिनको चाहे ज़ीरो बना दे। अपनी बातों के हम आखिरी दौर में हैं, तो हम चाहेंगे कि वो शेर जो काफ़ी फेमस हुए थे, जिससे आप और लोगों ने काफ़ी पसंद किया था, वो जो यहाँ की बार हालातों को लेकर था, थोड़ा सा नहीं, मैं हर बार सोचता हूँ कि सीमांचल वाली नज़्म आज शायद मैं आखिरी बार पढ़ रहा हूँ, नेता काम कर देंगे। लेकिन फिर मैं जब जाता हूँ पश्चिम तरफ, उधर क्या बोलता है, टेढ़ागाछ की तरफ, तो फिर मुझे लगता है कि नहीं यार, ये पढ़ना चाहिए। और उस वक्त तक पढ़ता रहूँगा जब तक सीमांचल के लिए पूरी तरह से काम ना हो जाए। आप जाइए ताराबाड़ी बाईसी इलाके में, अमूर इलाके में, आप चले जाइए इधर भौलमारा इलाके में, नदी का कितना कहर है। ये नज़्म जब मैंने कहा था, आज आप लोगों को बताता हूँ कि मैं एक ज़मीन का मोटेशन कराने के लिए एक साहब के साथ गया था। उस वक्त मैं टेढ़ागाछ से जब मैं आ रहा था, तो एक घाट में एक हामला औरत उस पार से इस पार आना चाह रही थी। किशनगंज उनको सीजर के लिए लाना था, और वो औरत जब तक घाट में इस पार से ना उस पार जाए, तब तक वो औरत इंतकाल कर जाती है। उसके पेट में जो बच्चा है, जो दुनिया उसकी आंखें देखना चाहती थी, वो बच्चे की आंख इस दुनिया को नहीं देख पाती है। तब एक दर्द हुआ था। तब मैंने बहुत कम वक्त में ये नज़्म कहा, और ये नज़्म काफ़ी पसंद की गई। मैं वो नज़्म आज आप लोगों के बीच में फिर से, ये सीमांचल की है सच्ची कहानी, सुनाता हूँ मैं आंसुओं की ज़ुबानी। हमारे इस इलाके से बेशतर लोग नौजवान परदेश में रहते हैं। माँ बीमार है, बाप बीमार है, या घर में कोई बीमार है, इलाज के लिए पैसा भेज देता है। कोई इंतकाल कर जाता है तो कफनाने दफनाने के लिए पैसा भेज देता है। बेरोज़गारी के आलम में वो परदेश में जाकर के, लेकिन जनाजे की नमाज में शामिल नहीं हो पाता। इलाके में जनाजे की नमाज में चाहे तो आपको बच्चा मिलेंगे या बुजुर्ग मिलेंगे। ये बहुत बड़ी हमारी लाचारी है, हमारे लिए बदकिस्मती है। और आप देखिए, नदी का कहर है, सैलाब ज़दा इलाका है। आप देखिए कि कोई औरत अगर हामला है और उसको नदी के उस पार से, टेढ़ागाछ से हो या भौलमारा के उस पार ठाकुरगंज का इलाका हो, वो किशनगंज आना चाहे, जब तक नाव इस पार से उस पार जाए, वो इस पार जब तक आए तब तक उसके दम टूट जाता है। तो ये सारी चीज़ों को नज़र में रखते हुए मैंने ये नज़्म कहा था। बंद सुनिएगा कि चले लोग दिल्ली ट्रेनों में भर के, नहीं बस्तियों में जवां कोई लड़के, अगर कोई मरता है गाँव का बंदा, न दे पा रहा है जवां कोई कंधा।
चले लोग दिल्ली ट्रेनों में, भरी बस्तियों में जवां कोई लड़के, अगर कोई मरता है गाँव का बंदा, न दे पा रहा है जवां कोई कंधा, अगर कोई पड़ता है बीमार लोगों, वो दरिया को कैसे करे पार लोगों, वहाँ हमलाओ रत मर रही है, ये जालिम हुकूमत न कुछ कर रही है, नहीं कोई सड़कें नहीं कोई पुल है, जिधर देखता हूँ तो बिजली भी गुल है, यही दुख भरी है यहाँ की कहानी, ये सीमांचल की है सच्ची कहानी। और एक इसमें एक बंद है जिसको शायरी में ढाला गया है। हमारे इलाके के नौजवान प्रदेश में रहते हैं, साल 2 साल कमाते हैं, 50,000 1 लाख 1.5 लाख रुपया इकट्ठा करते हैं और गांव आते हैं, बहन की शादी करवाते हैं या खुद की शादी करते हैं, और शादी करने का 1 हफ्ता भी नहीं गुजरता, उस नई नवेली दुल्हन के हाथों की मेहंदी का रंग फीका भी नहीं होता, लेकिन गुर्बत की मारी जिंदगी उसे परदेश जाने पर मजबूर कर देती है। और आपस में मियाँ बीवी की क्या गुफ्तगू होती है, ये शेर सुनिएगा बतौर खास, इस बंद को सुनिए। कि अभी शादी करके मैं दुल्हन को लाया, सही से न ससुराल को देख पाया, मेहंदी की लाली न फीकी हुई है, मेरी बीवी मुझसे ये कहने लगी है, मैं रहने न पाऊंगी तेरे बिना अब, मैं जीने न पाऊंगी तेरे बिना अब। शौहर बोलता है कि गरीबी मुझे घर में रहने न देती, कभी चैन से मुझको सोने न देती, खुदाया अता कर हंसी जिंदगानी, ये सीमांचल की है सच्ची कहानी, ये सीमांचल की है सच्ची कहानी, सुनाता हूँ मैं आंसुओं की जुबानी। और इसमें एक बंद है तालीम पर। हमारे इस इलाके में नन्हे से फूल से बच्चे जिनके कंधे पे किताबों का बक्सा होना चाहिए, जिनको स्कूलों और पाठशालाओं में होना चाहिए, गुर्बत की मारी ज़िंदगी की वजह कर वो जाकर के दिल्ली और हैदराबाद के होटलों में जाकर के पोछा लगाते हैं। फाइक साहब ने कहा था कि तबरेज़ हाशमी साहब तालीम के लिए क्या किए हैं या क्या कर रहे हैं, तो इसमें एक पैगाम सुनिएगा। वो माँ जो अपने बच्चे को एक पल, वो नन्हा सा बच्चा को छोड़ करके नहीं रह सकती थी, अगर घर से वो बच्चा आंगन से निकल जाए रोड के तरफ, तो माँ जलते चूल्हा को छोड़ करके तपाक से जाकर के बच्चे को उठा लेती कि कहीं ये बच्चा तालाब में न चले जाए, ना कहीं सड़क में कोई दुर्घटना ना हो जाए। लेकिन गुर्बत की मारी ज़िंदगी की वजह कर वो माँ इतनी लाचार है कि वो बच्चे को छोड़ने पर मजबूर हो जाती है और वो बच्चा जाकर के दिल्ली और हैदराबाद के होटलों में पोछा लगाता है। एक बंद सुनिएगा कि कोई जाके पंजाब में जल रहा है, कोई जाके गुजरात में गल रहा है, कोई जाके पंजाब में जल रहा है, कोई जाके गुजरात में गल रहा है, वो मासूम बच्चा वो नन्हा सा प्यारा, वो शहरों में फिरता है अब मारा मारा, कहीं खेत में वो उठाता है बोझा, कहीं होटलों में लगाता है पोछा, खुदाया अता कर हंसी जिंदगानी, ये सीमांचल की है सच्ची कहानी, ये सीमांचल की है सच्ची कहानी, सुनाता हूँ मैं आंसुओं की जुबानी। बहुत खूब।
ये थे शायर सीमांचल, शायर बिहार, शायर हिंदुस्तान जनाब तबरेज़ हाशमी साहब। एक शायरी आज अंतिम में मैं भी कहकर विदा लेना चाहूँगा। इससे पहले कि मुकद्दर तेरी पैरों की जंजीर बन जाए, इससे पहले कि मुकद्दर तेरे पैरों की जंजीर बन जाए, खुद को इस काबिल खड़ा कर कि तकदीर तेरी, छोड़िए हटाइए, मिस कर गए। बदमाश। तो आज हमारे साथ थे शायर सीमांचल, शायर बिहार, शायर हिंदुस्तान बड़े भाई जनाब तबरेज़ हाशमी साहब। तबरेज़ हाशमी साहब अपनी बातों को बड़े ही खुलूस के साथ आपके सामने में रखा। खत्म कर, मैं खांसी को ही। तो आज हमारे खास मेहमान थे शायर सीमांचल, शायर बिहार, शायर हिंदुस्तान बड़े भाई जनाब तबरेज़ हाशमी साहब। तबरेज़ हाशमी साहब बड़े खुलूस के साथ अपनी बातों को KDB लाइव के माध्यम से आपके बीच रखने का काम कर रहे थे। काफ़ी अच्छी और नसीहतपूर्ण बातें उनसे जानने को मिला। हम उन्हें भी और आपने हमें सुना, हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और इस गुजारिश के साथ हर बार की तरह कि अगर आप हमें यूट्यूब में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमें फेसबुक में देख रहे हैं तो लाइक करें, फॉलो करें। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।